सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स की बनी होती है और ये जो सेल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो केवल एक ही सेल का बना होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होता है जो एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं, जैसे कि इंसान में खरबों अरबों सेल्स होते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंसान बनता है और वो सेल ही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सेल्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अलग अलग तरीके के सेल्स हो सकते हैं, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। अब ये बात खास है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुत पहले पुराने ऑर्गेनिजम्स जिनको समझा जाता है, और जो नए ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर यूकैरियोट्स जिनको हम कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर होता है। और इसी अंतर को जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया और ये जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये बात तो पक्का है कि जो बैक्टीरियल सेल है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसका साइज तो यूकैरियोटिक सेल से कम होता ही है, मगर उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उसके ऊपर भी हम जरा नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये अलग क्यों हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल्स हैं ये दूसरों से अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहली बात कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो तेजी से मल्टीप्लाई नहीं करते होते तो अब तक वो खत्म हो चुके होते। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो थोड़े से स्मॉलर होते हैं बाकी यूकैरियोटिक सेल्स से, और साथ ही के अंदर ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, यानी कि फटाफट इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम बात करते हैं शेप एंड साइज की तो इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी होती है। ज्यादा वेरिएबिलिटी का मतलब है कि इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके से शेप्स और साइज पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अगर शेप की हम यहां पर बात करते हैं तो ये हो सकते हैं बैसिलस, कोकस, विब्रियो या स्पाइरिलियम। बैसिलस का मतलब होता है रॉड लाइक, इस प्रकार के जो होते हैं सेल्स होते हैं खूब सारे। और जो कोकस है, कोकस का मतलब स्फेरिकल, यानी कि जो गोल टाइप होते हैं उनको कोकस या स्फेरिकल बोलते हैं। विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड, यानी कि इस तरीके से सेल्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो ये वाला सेल भी हो सकता है। और स्पाइरिलियम यानी कि जो स्पाइरल होते हैं, यानी कि इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स होते हैं कई सारे। तो इनकी जो शेप है वो अलग अलग प्रकार से हो सकती है प्रोकैरियोट्स की, मगर अलग अलग शेप होने के बावजूद जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है या जो भी सामान है वो काफी कुछ एक जैसा होता है, सब आपस के अंदर मिलते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर जो सिमिलरिटी है उसको आप अच्छी तरीके से जानिए कि पहली चीज इसके अंदर है सेल वॉल। इन सभी के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल होता है इन सभी के बाहर एक सेल वॉल भी होती है और सेल वॉल से पहले यहां पर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये बाहर वाली है सेल वॉल और ये जो अंदर वाली है ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। दूसरी बात है ये साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जितना भी ये अंदर जितना भी मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म है और ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। इसको आप फ्लूइड मैट्रिक्स भी मान सकते हैं। तो ये लिक्विड बिल्कुल कंप्लीटली वाटर नहीं होता, इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कई सारा और सामान होता है, उसकी वजह से इसको फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं। साथ ही के अंदर आप ये देखिए कि इसके अंदर किसी में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड किसी भी ऑर्गेनल को या सेल को तब बोलेंगे जब उसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइंड होगी। अगर उसकी बाउंड्री नहीं होगी तो उसको हम वेल डिफाइंड बोल नहीं सकते। और बैक्टीरियल सेल यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, वो इसी तरीके से पूरे सेल के अंदर कहीं पर भी घूमता फिरता रहता है और उसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं। मतलब एक ही क्रोमोसोम होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक साथ में इकट्ठा होके इस पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पर भी रहता है। यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो प्रोकैरियोट्स का ये जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली नेकेड होता है, यानी कि वो किसी भी प्रकार का उसमें एनवेलप नहीं होता जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। इसका मतलब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये सेल के अंदर कहीं पर भी ऐसे ये पड़ा रहता है, इसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं।
प्रोकैरियोट्स में केवल ये सर्कुलर डीएनए ही एक जगह, मतलब एक जगह गुथा हुआ सा नहीं पड़ा रहता, उसके अलावा भी उसके अंदर छोटा सा एक अलग डीएनए भी होता है। उस डीएनए का काम अलग होता है। वो डीएनए क्या करता है, जब भी सेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब जो दूसरा वाला जो डीएनए है, बड़ा डीएनए है, वो अगर किसी दूसरे डीएनए के साथ में एसोसिएट होता है, तो ये जो छोटे वाला और जो डीएनए है जो साइड में और कहीं पड़ा रहता है, ये उसको मॉनिटर करता है। वो देखता है कि ये जो काम है ये ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अलावा भी इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है ये अलग से पड़ा होता है सेल के अंदर, और ये भी सर्कुलर डीएनए ही होता है। छोटा सा प्लाज्मिड है ये। इस प्लाज्मिड का ये काम तो होता ही है कि ये इसको मॉनिटर करे जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसको कभी हम पढ़ेंगे। मगर इसके साथ ही के अंदर एक और काम भी इस प्लाज्मिड का होता है। वो होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक्स से खत्म हो सकता है। एंटीबायोटिक्स की जैसे हम टैबलेट्स भी लेते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डराइव हैं, मगर ये तो हमने अभी लेने शुरू करी है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनको इस एंटीबायोटिक्स से हमेशा से खतरा रहा है। तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये ही उस जो दूसरी एंटीबायोटिक है उससे बचाने का काम करता है। मतलब ये जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया को बचाता है एंटीबायोटिक्स से। और आज के टाइम में क्योंकि जैसे हम भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उसके अंदर भी इस प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो एंटीबायोटिक्स है वो काम करना बंद कर देती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्लाज्मिड है, छोटा सा जो डीएनए बाहर पड़ा है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोकैरियोट्स के लिए। और ये प्लाज्मिड ज्यादातर जो बैक्टीरिया का जो सेल है इसका स्ट्रक्चर, मतलब बाहर से कैसे दिखता है, उसको ज्यादा डिफाइन करता है। इसीलिए यहां पर एक टर्म आती है फिनोटाइप। तो ये जो टर्म है फिनोटाइप है, इसका मतलब होता है बाहर से कैसे दिखता है कोई सेल, और जीनोटाइप का मतलब होता है कि उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कैसा है। तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर समझा नहीं जाता, उसके बाहर समझा जाता है, इसीलिए इसको फिनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप जो है ये बैक्टीरिया दिखता कैसा है वो डिटरमाइन करता है। तो ये फिनोटाइप टर्म तो आगे भी बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं कि ये राइबोसोम्स जो हैं ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। और ये राइबोसोम्स सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही नहीं होते, ये यूकैरियोट्स के अंदर भी होते हैं। मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर, दोनों तरीके के सेल्स के अंदर ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो किसी भी प्रकार का ऑर्गेनल होता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनल को हम सोचते हैं कि जिसके मेम्ब्रेन होती है वो ऑर्गेनल होता है। मगर राइबोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनल है जिनके मेम्ब्रेन नहीं होती, और साथ ही के अंदर ये वो ऑर्गेनल भी हैं जो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स के अंदर, दोनों के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राइबोसोम्स जो हैं अगर ये नहीं हो तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो राइबोसोम्स है कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये दो बॉडी के बने होते हैं और सेल के अंदर ये बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। अब ये यहां पर है एमआरएनए, और ये एमआरएनए जो है ये राइबोसोम्स के अंदर आके चिपक जाता है, और इस एमआरएनए के अंदर कोडॉन्स होते हैं। इन कोडॉन्स के बल के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होने लगता है, मतलब इनको यहां पर आके रुकना जरूरी है। ये जो एमआरएनए है ये इनके इन यूनिट्स के बीच में आके जब तक नहीं लगेगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस शुरू नहीं होगी। मतलब ये जो राइबोसोम्स हैं ये साइट हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, मगर ये सिर्फ हेल्प करते हैं एमआरएनए की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब के प्रोटीन बनाने के लिए। अब जैसे राइबोसोम के अंदर एक ऊपर छोटी और एक नीचे एक बड़ी यूनिट होती है, ये अलग अलग तरीके से होती है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके बारे में डिटेल के अंदर अगला टॉपिक है, मगर थोड़ा सा मैंने आपको यहीं पर बता दिया है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर दो और चीजें होती हैं, एक है सेल इंक्लूजन और एक है मेसोसोम। ये जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं ये इसके अंदर रहा हुआ कई सारा और मटेरियल होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। मगर ये मेसोसोम है, इसके बारे में आप समझिए कि ये क्या होता है। तो जैसे यहां पे दिखाई दे रही है कि ये एक मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है और ये सेल वॉल बनाया है। कभी कभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर इस तरीके से लूप्स बन जाते हैं, डिफरेंशिएटेड फॉर्म्स होते हैं ये, और इन्हीं को हम मेसोसोम कहते हैं। इस प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं अंदर की तरफ से जो मेसोसोम बनाती हैं, ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर ही होता है, और इसीलिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब सेल मेम्ब्रेन तो हर जगह होती है, मगर ये जो मेसोसोम है ये केवल प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पाया जाता है। एनिमल सेल्स के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो दोनों के दोनों यूकैरियोट्स हैं, और बैक्टीरियल सेल के अंदर भी जो सेल मेम्ब्रेन है, मगर केवल और केवल मेसोसोम बैक्टीरियल सेल के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पाया जाता है।
तो इस टॉपिक में हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ थोड़े छोटे होते हैं और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। साथ ही के अंदर हमने ये जाना कि इसकी शेप और साइज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी हो सकती है। बैसिलस रॉड की तरह होते हैं, कोकस गोले गोले की तरह होते हैं, विब्रियो कॉमा की तरह होते हैं और स्पिरिलियम स्पाइरल शेप के होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, वैसे प्रोकैरियोटिक भी अलग हो सकते हैं, मगर उनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलैरिटी के अंदर सबसे पहली चीज है सेल वॉल, और इस सेल वॉल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। साथ ही इसके अंदर जो बीच की जो चीजें हैं वो रखी होती है साइटोप्लाज्म, जो कि एक फ्लूइड मैट्रिक्स है। और खास बात इसकी ये है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता और एक ही जगह जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। प्लाज्मिड नाम के और भी जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोट्स के अंदर बाहर कहीं कहीं पड़े रहते हैं, जो कि उसकी फिनोटाइप प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं और एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस देते हैं। आखिरी चीज जो हमने जानी इस टॉपिक के अंदर राइबोसोम्स के बारे में, और इस प्रकार ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया। डिटेल में कई सारी चीजें आने वाले टॉपिक्स के अंदर इंक्लूड होती जाएंगी। अगला टॉपिक पे जाने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिखा है उसको भी आप चेक जरूर कर लेना, जिसको मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूं।